हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशांत और आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और वो प्रोसेस जिससे ऑटोट्रॉप्स अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, इन शॉर्ट फोटोसिंथेसिस। लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर के पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि लाइफ क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस क्या है, ऑटोट्रॉपिक, फिर हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। लाइफ प्रोसेस में हमने ऐसे प्रोसेस पढ़े जो लाइफ को मेंटेन या सस्टेन करने के लिए जरूरी है। उनमें जो पहला प्रोसेस हम पढ़ रहे थे वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने दो टाइप्स पढ़े, या फूड न्यूट्रिशन माने कैसे फूड लिया जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड का जो नीड है उसको फुलफिल करता है। और उसी प्रोसेस में हमने दो टाइप्स पढ़े, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पर डिपेंड करें। दूसरे पर डिपेंड करें मतलब वो दूसरे ऐसे ऑटोट्रॉप्स को या दूसरे हर्बीवोर्स, दूसरे किसी एनिमल पर क्या करें, फूड की तरह उनका यूज करें। जैसे कि प्लांट एक है, वो क्या करता है, अपना फूड सिंथेसिस करता है सनलाइट से एनर्जी लेकर। एक हर्बीवोर है, हम कह सकते हैं गोट मान लीजिए या डियर मान लीजिए, जो कि उस प्लांट पर के होने से सरवाइव करता है, वो उसका फूड है। और एक लायन मान लीजिए जो किसको अपना फूड बनाता है, डियर को। तो एक चेन है, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर। तो जो हर्बीवोर और कार्निवोर है यानी डियर और लायन, ये तो हेटेरोट्रॉप हैं, दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। और प्लांट वो अपना फूड खुद बनाता है, रॉ मटेरियल वो बाहर के एनवायरनमेंट से लेता है पर सिंथेसिस खुद करता है, तो वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। हमने कल ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंस भी देखा। अब हम वन बाय वन डीप में सबको पढ़ते हैं। तो ऑटोट्रॉप जो हमने पढ़ा उसमें हमने बेसिक प्रोसेस क्या है फूड बनाने का, हमने ये तो जान लिया कि वो खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। तो जो बेसिक प्रोसेस है फूड बनाने का वो है फोटोसिंथेसिस। इसको थोड़ा इसका वर्ड ब्रेक करके समझते हैं। सिंथेसिस इसका मतलब है कुछ भी चीज बनाना, सिंथेसाइज करना, किसी भी चीज का बनना। फोटोसिंथेसिस अगर सिंपली मैं वर्ड पर जाऊं तो इसका मतलब है लाइट का सिंथेसिस, पर बायोलॉजिकल टर्म्स में लाइट का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस हो रहा है। किसका सिंथेसिस हो रहा है, फूड का। फोटो मींस लाइट, और लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है तो उससे क्या कहा गया है, फोटोसिंथेसिस। अब देखा जाए कि ये प्रोसेस है क्या, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इस प्रोसेस का। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और देखा जाए तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच का डिफरेंस समझिए। ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन हो वो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑक्सीजन हो ना हो वो बात की बात है, पर जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे मीथेन CH3, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां देखिए, ये कंपाउंड या ये मॉलिक्यूल क्या है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। वाटर देखिए, यहां पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पर फिर कार्बन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए। इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया गया कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। सिंपल और कॉम्प्लेक्स समझते, सिंपल मतलब जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल हो, देखने में भी सिंपल लगे, और उसकी केमिकली कंपोजिशन भी सिंपल हो, बायोलॉजिकल फंक्शन भी सिंपल हो। और कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चरली थोड़ा एडवांस हो और उनकी केमिस्ट्री समझने में भी थोड़ी डिफिकल्ट हो या ज्यादा समय ले। तो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। किसके प्रेजेंट में बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है, ऐसा पिगमेंट जो ग्रीन कलर का होता है, प्लांट्स के लीव्स में पाया जाता है, इसीलिए प्लांट्स ग्रीन के लीव्स
और जो जिस पार्ट में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। और हमने ये भी पढ़ा है क्लास 9th में सेल वाले चैप्टर में, आपने ये पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहां प्रेजेंट होता है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, हमने उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। वही क्या करता है? लाइट एनर्जी को, जो सन से एनर्जी आ रही है उसे ट्रैप करता है और फिर आगे जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो परफॉर्म होता है और फूड सिंथेसिस होता है। तो इसमें एक तो लगा क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और लगा साथ में एचन्यू पे यहां मतलब है सनलाइट, मतलब लाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो सकती है। आप सब प्रोवाइड करा दीजिए, CO2, H2O, क्लोरोफिल सब है, पर अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। नाम ही से पता चल रहा है लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस। तो अगर लाइट एब्सेंट है तो वो सिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। अब इनसे बनता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता क्या है? ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और यही मॉलिक्यूल एज अ फूड काम आता है। ठीक है, अब ये तो मैंने राइटिंग में जो लिखा हुआ था वर्ड्स में, अब इसको एक इक्वेशन से समझते हैं। CO2 H2O, कार्बन डाइऑक्साइड जल वाटर, ये क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, HNO मींस सनलाइट, इसके प्रेजेंस में बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि ऑक्सीजन इवॉल्व करने वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक, और कुछ बैक्टीरिया, और साथ में पानी भी बनता है। तो ऑक्सीजन इवॉल्व होना इसका एक मेजर कारण है, इसी के कारण धरती पर ऑक्सीजन हमें ले पाते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज कर पाता है। देखिए अब इसके आगे कुछ नंबर्स हैं, तो ये कुछ है नहीं, ये इक्वेशन, केमिस्ट्री में इक्वेशन बैलेंस करना हमें सिखाया जाता है, तो वो एक बार देख लेते हैं। यहां 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, तो इधर साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट साइड भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन आप गिनिए, तो ये यहां से हो गए 12 और यहां से 12, 24। ऑक्सीजन कितने होंगे? 6, 12, 6, 24। वैसे ही हाइड्रोजन भी दोनों साइड बराबर होगा। तो ये एक रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस की। है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स लगते हैं, पिगमेंट्स लगते हैं, बहुत एंजाइम लगते हैं। एंजाइम क्या काम करते हैं? कैटलिस्ट का काम करते हैं। मैं लिख देता हूं, यहां एंजाइम लगते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? रिएक्शन की रेट को, मतलब किस तेजी से रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन किस तेजी से हो रहा है उस स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और यहां उनका बहुत अहम रोल होता है एंजाइम्स का, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, खासकर अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा हो तो। अब जो फूड बना, ये ग्लूकोज बना, ठीक है। मैंने पढ़ाया था आपको 9th क्लास के जब चैप्टर्स हम पढ़ रहे थे क्लोरोप्लास्ट में ही, कि ग्लूकोज जो है वो बना क्या? बना तो ग्लूकोज, वो स्टोर किस फॉर्म में होता है प्लांट में? स्टार्च के फॉर्म में। ये इसका स्ट्रक्चरली दूसरा टाइप है, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में। और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज के फॉर्म में। तो यही 3 फॉर्म दिख गए हमें फूड के। बनता ग्लूकोज है, ट्रांसपोर्ट अगर एक जगह से दूसरे जगह, जहां बना और जहां स्टोर करना है, दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट तो चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। तो जो फूड बना, स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, किसमें? प्लांट्स में। एनिमल्स में जो फूड बनता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, हमारे एडिपोसाइट सेल्स या लीवर के सेल्स में ग्लाइकोजन के तौर पर स्टोर होता है। हमारा रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है, प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है। अब इवेंट्स देखते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस। सबसे पहले लाइट मिलनी चाहिए, तो लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्प्शन करना, ये भी किसका काम है? क्लोरोफिल पिगमेंट का। लाइट, जब सनलाइट पड़ती है प्लांट पर तो वो लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है। मैंने ये भी पढ़ा रखा है कि जो सनलाइट है वो अल्टीमेट सोर्स है। मैं जो फूड खा रहा हूं, मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो इनडायरेक्टली सन से ही मिल रही है। कैसे मिल रही है? सन से प्लांट्स
अगर मैं वेज खाना खाता हूं, हर्बीवोर हूं, तो सन से एनर्जी आई प्लांट में, मैंने प्लांट खाया, वो एनर्जी मेरे पास आई। और अगर कार्निवोर हूं तो सन से प्लांट, प्लांट से किसी हर्बीवोर, और हर्बीवोर से फिर मैं या कार्निवोर के पास आई। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सूरज पर, सन पर एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है, इसलिए उसे कहा गया है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का, कौन करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करता है। क्लोरोफिल के साथ और भी पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीन्स होते हैं, ज़ेंथोफिल, पर मेनली क्लोरोफिल होता है। अब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का। और फिर दूसरा स्टेप है कि उस लाइट एनर्जी को बदलते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में बदलेंगे और जो वाटर मॉलिक्यूल है, पानी, पानी का जो मॉलिक्यूल उसको तोड़ते हैं तो उससे हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ये स्टेप है। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, किसको तोड़ते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल को, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और तीसरा स्टेप है या तीसरा इवेंट है, रिड्यूस करते हैं CO2 मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। मैं आपको बताता हूं, जैसे ये है C6H12O6, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH2O। यहां मान लीजिए मैं X लगता हूं, यहां भी Y रखता हूं, ठीक है। देख लीजिए C6H12O6 CXH2OY। मैंने क्या किया, इसको निकाल के दोनों का यहां एक लिख दिया, Y मान लिया, इसको X मान लिया। अब देखिए X की वैल्यू मैं 6 रखता हूं और Y की वैल्यू भी 6, दोनों को बराबर मानता हूं। तो X की वैल्यू 6 और Y की वैल्यू भी 6, तो अब आप यही वापस हो जाएगा C6H2, 6 से मल्टीप्लाई किया H12O6, ठीक है। ये तो केमिस्ट्री हो गई। अब इसकी बायोलॉजी सुनिए। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बो मीन्स कार्बन का हाइड्रेट मतलब वाटर। कार्बन के जो हाइड्रेट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन के हाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए रिडक्शन प्रोसेस क्या है, मैं इसे रब कर रहा हूं। रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सिंपली अगर आप समझे सिंपल भाषा में, रिडक्शन प्रोसेस का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब भैया हाइड्रोजन जुड़ता है, जैसे कि C6H12O6, मैं सिंपली लिखता हूं CO2 से बन रहा है C6H12O6। बाकी वाटर, बाकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हटाइए, मेन पे फोकस करते हैं। CO2 से क्या बन रहा है? ग्लूकोज। तो भैया यहां डिफरेंस क्या दिख रहा है रिएक्शन से प्रोडक्ट में? वाटर का डिफरेंस तो दिख रहा है। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ को सब भूल जाइए, नंबर ऑफ एटम्स, बस आप मुझे बताइए किसका डिफरेंस है। कार्बन है, नंबर इसका हटाइए पहले। ऑक्सीजन भी है, पर डिफरेंस एक ही चीज का है, हाइड्रोजन का। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी प्रोसेस हो, साम दाम दंड भेद, कैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड से जब कार्बोहाइड्रेट बना रहा हूं तो उसमें क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। कोई भी प्रोसेस, कितना भी सिंपल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो, जोड़ना किसे है? हाइड्रोजन को। तो जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो रिएक्शन कैसी होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो वो यही लिखा है कि रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो इस पे यहां तक हमने ये पढ़ लिया। अब ये पढ़ लेते हैं कि प्लांट को CO2 मिलता कहां से है, ठीक है। ये तो पढ़ लिया कि भाई CO2 जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। तो सनलाइट कहां से मिलता है? पता है भाई, दिन डे होते हैं, सनराइज होता है, उसके बाद लाइट अर्थ पर फॉल करती है, तो सनलाइट हमें मिलता है या किसी ऑर्गेनिज्म को मिलता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इवोल्यूशन के दौरान धीरे धीरे वो पिगमेंट सेल्स में प्लांट के आया है, जिससे लाइट को हार्वेस्ट करना, लाइट एनर्जी को यूज करना आसान हुआ है।
क्लोरोफिल हो गया। CO2 एटमॉस्फेयर में है, उसे प्लांट लेता कैसे है वो देखना है। तो प्लांट के लीव्स में एक स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा। ये भी टिश्यू चैप्टर में क्लास 9th में हमने पढ़ा है। स्टोमेटा होते हैं छोटे पोर्स, टाइनी पोर्स ऑन द लीफ सरफेस। किसी भी लीफ के सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। जब क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है मैं पढ़ाऊंगा आपको अगले लेक्चर में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टोमेटा भी उसी के साथ में मैं आपको बता दूंगा। पर अभी के लिए आप समझिए कि ये लीफ है, लीफ में माइन्यूट स्पोर होते हैं, ठीक है। वो पोर होते हैं लीव्स में, उसी से क्या होता है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मतलब मान लीजिए CO2 को अंदर लेना है, तो CO2 अंदर जाएगा स्टोमेटा के थ्रू। O2 जो बन रहा है अंदर रिएक्शन में हमने देखा ना, O2 बन रहा है, 6 O2 बनते हैं मॉलिक्यूल्स O2 के, तो वो स्टोमेटा से बाहर जाएगा। वाटर भी स्टोमेटा से बाहर जाता है। तो जो गैसियस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा क्या है? पोर, छिद्र, छेद, छोटे पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस पे जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टोमेटा का। तो अगर आप रिकॉल कर सके क्लास 9th की स्टडी को अपने, तो आप देखेंगे कि 2 सेल्स ऐसे रहते हैं, ठीक है, और बाकी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। अंदर वाली वॉल, ये सेल है गार्ड सेल। अंदर वाली वॉल गार्ड सेल की थिक होती है, बाहर वाली थिन होती है। तो ये तो हो गया आपका गार्ड सेल, और ये आपका जो उसके भी बाहर है गार्ड सेल से भी, वो है सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल्स। और ये है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटा का पोर उसे कहते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है। ये है स्टोमेटल पोर, सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल, ये पूरे को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा। अब समझिए, जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तब प्लांट स्टोमेटा को ओपन करता है। ओपन कैसे करता है? गार्ड सेल में पानी आता है अंदर, ऑस्मोसिस से। हमने पढ़ा है प्रोसेस ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से इसकी पहले हम क्या बढ़ाएंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है गार्ड सेल के अंदर, तो फिर वाटर अंदर एंटर करता है। वाटर अंदर एंटर करेगा तो गार्ड सेल क्या होगा? फूल जाएगा, स्वेल अप। और जैसे ही स्वेल होगा तो ये जो पोर है स्टोमेटल पोर, वो ओपन हो जाएगा। अब दूसरा केस देखते हैं क्लोज करने का। जब पानी एंटर हो रहा है तो गार्ड सेल स्वेल अप हो रहा है, जब मैं पानी बाहर निकालूंगा तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा। जब पानी अंदर जाता तो ये स्वेल हो रहा था, जब बाहर निकलेगा श्रिंक होगा। ये श्रिंक होगा तो वो पोर क्लोज हो जाएगा। ओपन और क्लोज करने की जरूरत क्या पड़ी? ये भी तो हो सकता था कि CO2 इतना ही जरूरी है फोटोसिंथेसिस में, तो हम स्टोमेटा को हमेशा ओपन ही रखते, पर नहीं। स्टोमेटा एक और बुरा काम करता है प्लांट के नजरिए से। वो बुरा तो है पर जरूरी भी है। कैसे जरूरी है? एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि जो स्टोमेटा है उससे वाटर का लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ट्रांसपीरेशन क्या है? H2O लॉस। ये जरूरी क्यों है? थोड़ा सा ये समझिए, जैसे प्लांट्स को क्या करना है, हर पार्ट में वाटर पहुंचाना है, मिनरल्स पहुंचाने हैं जो वो सॉइल से ले रहा है, तो रूट्स अब्सॉर्ब करते हैं। पर इतने हाइट, मान लीजिए कोई लंबा प्लांट है, हाइटेड प्लांट है, तो उतने हाइट तक पहुंचाने के लिए कुछ प्रेशर तो चाहिए, कुछ फोर्स तो चाहिए जो उसे खींचे ऊपर। समझ रहे हैं? जैसे स्ट्रॉ समझ लीजिए, आप स्ट्रॉ से पानी पी रहे हैं या कुछ भी ड्रिंक पी रहे हैं, तो आप उसको सक करते हैं ऊपर, तो वो ऊपर प्रेशर बनाता है, तभी तो वो ड्रिंक या पानी ऊपर आता है। ट्रांसपीरेशन सेम वही काम करता है। प्लांट में पानी रूट अब्सॉर्ब तो कर रहा है, रूट प्रेशर भी एक चीज होती है, रूट प्रेशर जो रूट्स बनाते हैं, पर उससे पानी कुछ हाइट तक ही जा पाता है। लेकिन हर पार्ट को पानी तो चाहिए, प्लांट के हर पार्ट को, तो हर पार्ट को पानी की सप्लाई करने का जिम्मा है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के पास। कैसे? यहां पे मान लीजिए लीफ है, यहां से वाटर लॉस हो रहा है,
ठीक है, वाटर इतने अमाउंट में लॉस होता है, इसका मैं एक आपको डाटा दे दूं कि प्लांट जितना भी वाटर अब्सॉर्ब करता है सॉइल से, उसका 99% लॉस हो जाता है और 1% ही यूज हो पाता है। 99% लॉस किस प्रोसेस से होता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। देखिए कितना बड़ा प्रोसेस है, कितना ज्यादा लॉस हो रहा है। इतना ज्यादा लॉस होता है वाटर का, तो इससे ट्रांसपिरेशन पुल बनता है। जैसे आप ये मान लीजिए ऊपर से ये खींच रहा है, जैसे हम सकअप करते हैं ना पानी या ड्रिंक को स्ट्रॉ में, वैसे ही यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है जो पानी को खींचता है ऊपर, तो ये पानी ऊपर चढ़ता है। मान लीजिए ट्रांसपिरेशन ना हो तो हाइटेड प्लांट के हाइट तक वाटर नहीं पहुंच पाएगा, और हम जानते हैं कि शूट प्लांट का टिप, प्लांट ग्रोथ ही वहीं से करता है, और वहां वाटर नहीं पहुंचा तो फिर दिक्कत है प्लांट के लिए। तो ट्रांसपिरेशन लॉस हो रहा है तो बेकार प्रोसेस तो है, पर इसी से प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, तो जरूरी भी है। इसलिए बोलते हैं ट्रांसपिरेशन इज अनअवॉइडेबल और नेसेसरी इविल। इविल मतलब बुरा, बुरा काम तो है ट्रांसपिरेशन, अच्छा नहीं है पर जरूरी है। इसी से प्लांट को वाटर रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट होती है। और ट्रांसपिरेशन होता किससे है? वाटर का लॉस होता किससे? स्टोमेटा से। इसलिए ओपन क्लोज करने की जरूरत है। मान लीजिए स्टोमेटा हमेशा ही ओपन है तो भाई CO2 का काम तो हो रहा है पर वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जब मान लीजिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, जैसे नाइट का टाइम हो गया, ठीक है, या इतने ज्यादा हॉट क्लाइमेट है कि स्टोमेटा खुले रखेंगे तो लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल है या और भी चीजें हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती है लाइट के कारण। तो क्या होता है, CO2 की जरूरत जब नहीं है, नीड नहीं है CO2 का, नीड अगर नहीं है तो प्लांट क्या करता है? स्टोमेटा को बंद कर देता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है, ठीक है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है प्लांट, ठीक है। ओपन हमेशा रख सकता था, पर ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है वो तो होगा ही, क्योंकि CO2 हम ले रहे हैं तो साथ में वाटर बाहर जाएगा। लेकिन जब CO2 लेना ही नहीं है, जब जरूरत नहीं है, तो ट्रांसपिरेशन को रोक दिया जाता है जिससे वाटर लॉस कम हो जाए। ट्रांसपिरेशन को रोका कैसे जाता है? स्टोमेटा को बंद करके। तो ये हमने स्ट्रक्चर स्टोमेटा का देख लिया। अब 3 चीज हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट। हमें ये देखना है कि ये तीनों जरूरी क्यों है। सनलाइट क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी को कन्वर्ट करके फूड बनता है। CO2 क्यों जरूरी है? क्योंकि यही रॉ मटेरियल है। क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? क्योंकि यही रिएक्शन करवाता है। तो ये सब तो हमें स्टडी से पता चला, आने धीरे धीरे जैसे जैसे स्टडी एडवांस होती गई पता चला। पर क्या कुछ सिंपल सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे हम बेसिक तरह से देख के ही पता लगा ले कि हाँ ये चीज जरूरी है। तो क्लोरोफिल जरूरी है प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस में। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उसे कहते हैं वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या है? वेराइगेटेड का मतलब समझिए डिफरेंट टाइप ऑफ पैच, मतलब अलग अलग रंग के पैचेस हों। जैसे मनी प्लांट का आप कभी लीफ देखेंगे, मनी प्लांट का, तो उसमें क्या होता है, ऐसे करके कुछ लीव्स होती है मनी प्लांट की। उसमें मान लीजिए कहीं ग्रीन पैच होता है और कहीं येलो पैच होता है। तो ये मान लीजिए ग्रीन पैच है और फिर इतना जो पोर्शन बचा वो येलो पैच में है। तो ग्रीन और येलो पैचेस में होता है, उसी को कौन सी लीफ बोलते हैं? वेराइगेटेड लीव्स। हमें पता करना है कि क्लोरोफिल जरूरी होता है प्लांट के लिए एक्सपेरिमेंट से, पढ़ के नहीं, एक्सपेरिमेंट से पता करना है। तो सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्लोरोफिल मैंने बताया लेक्चर के शुरुआत में ही ग्रीन रंग का होता है। इसका मतलब कि जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो पार्ट ग्रीन होगा। तो पहले से आप मान के चलिए कि जो ग्रीन पार्ट हमें दिख रहा है वहां क्या है? क्लोरोफिल। अब एक्सपेरिमेंट क्या है ये समझिए। हमने प्लांट लिया, ठीक है, मान लीजिए हमने कोई भी प्लांट लिया एक मनी प्लांट का, और उसे क्या किया कि 6 दिन आप डार्क में रखिए या कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए डार्क में रखिए।
क्यों डार्क में रखिए? जिससे जितना भी स्टार्च पहले बना होगा फोटोसिंथेसिस से वो यूज कर जाए प्लांट, क्योंकि 6 दिन डार्क में रहेगा, लाइट मिलेगी नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, जो स्टोर्ड है उसी को ही वो यूज करेगा। तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रखिए कि स्टार्च वो यूज कर ले, फिर उसे क्या करिए आप, सनलाइट में रखिए तो वो नया स्टार्च बनाएगा। ठीक है, जब वो स्टार्च बनाएगा कुछ देर बाद आप क्या कीजिए, एक लीफ उससे हटा लीजिए। जब एक लीफ आप प्लग कर लेंगे उस प्लांट में से तो उसमें स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने पहले तो डार्क में रखा तो पूरा स्टार्च जो पहले बना था वो यूज हो गया। फिर एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने फिर उसे लाइट में रखा कि कुछ स्टार्च फॉर्मेशन हो प्लांट में, फिर उसकी एक लीफ तोड़ ली। लीफ को हमने क्या किया, सबसे पहले उसे वाटर में बॉईल किया। समझ रहे हैं? लीफ को वाटर में बॉईल किया, वो जो लीफ निकाला उसे वाटर बॉईल, लीफ को वाटर में बॉईल किया। वाटर में बॉईल करने के बाद इमर्स इन एल्कोहल, इमर्स इन एल्कोहल। हम बॉईल इसीलिए कर रहे हैं कि उसके बाद और स्टार्च फॉर्मेशन ना हो। जितना टाइम ड्यूरेशन हम चाहते हैं कि स्टार्च फॉर्मेशन देखें, उसके बाद स्टार्च फॉर्मेशन ना हो, उसके लिए सब प्रोसेस है। फिर उसके बाद हम इसका करते हैं स्टार्च टेस्ट। किसका? उसी लीफ का स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट क्या होता है, इसमें आयोडीन, आपने नाम सुना है आयोडीन, आयोडीन नमक में पाया जाता है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, ये क्या करता है, जब स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है तो कलर प्रोड्यूस करता है। आप कह सकते हैं ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लू, इंडिको, वॉयलेट, इसी रेंज में कलर प्रोड्यूस करता है जब आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है। तो यही होता है स्टार्च टेस्ट। लीफ को अल्कोहल से निकाला, वाटर रिंस किया, उसको धोया, उसका रंग थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर बॉईल में उसको हीट मिला बहुत, तो सब डिस्ट्रॉय लगभग हो गया पर स्टार्च उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी सब मशीनरी डिस्ट्रॉय होगी और स्टार्च फॉर्मेशन हो नहीं सकता, पर स्टार्च जो बन चुका है वो लीफ में प्रेजेंट है। अब स्टार्च टेस्ट, जब उसमें आयोडीन आप मिलाएंगे तो जिस एरिया में, देखिए ये लीफ है मान लीजिए, जिस एरिया में स्टार्च होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो मान लीजिए ये एरिया में स्टार्च था, ये आपका ब्लू रंग का हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो रीजन ब्लू हुआ उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, और जो रीजन येलो रह गया उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो जहां स्टार्च बना, जब लीफ हम प्लग किए थे उस टाइम वो रीजन ग्रीन था। जो रीजन ग्रीन होगा लीफ का, प्लग करने से पहले हमने देखा जो रीजन ग्रीन होगा वही बाद में जब स्टार्च टेस्ट होगा तो ब्लू में टर्न हो जाएगा आयोडीन से रिएक्शन के टाइम। इससे ये पता चलता है कि जहां ग्रीन है मतलब जहां क्लोरोफिल है वहीं स्टार्च फॉर्मेशन होता है, और जहां क्लोरोफिल है वहीं स्टार्च फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये माना है कि लाइट अवेलेबिलिटी है और वाटर अवेलेबिलिटी आप मान लीजिए है, CO2 अवेलेबिलिटी भी है, वाटर CO2, लाइट की अवेलेबिलिटी भी हमने रखी है, CO2 के लिए रखी है। बस हमने क्लोरोफिल अवेलेबिलिटी को चेंज करके ये पता किया है कि भाई क्लोरोफिल जरूरी है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट था, जहां ग्रीन कलर था, वहीं स्टार्च बना और वही फिर टेस्ट में ब्लू कलर को शो किया। तो ये था वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2 और एक्सपेरिमेंट्स। एक एक्सपेरिमेंट और दिया हुआ है किसके लिए, CO2 की एसेंशियलिटी को चेक करने के लिए, और फिर उसी के नीचे, उस एक्सपेरिमेंट के जस्ट नीचे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम इन्हीं दोनों को पढ़ के, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को मतलब वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट और CO2 के एसेंशियलिटी के एक्सपेरिमेंट को पढ़ के सनलाइट के एसेंशियलिटी एक्सपेरिमेंट मतलब सनलाइट जरूरी है या नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को बता सकते हैं या कुछ ऐसा डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं या नहीं। तो अगले लेक्चर में वो हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।
थैंक यू।